हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबर के बारे में। बाबर एक ऐसा शासक जो मुगल वंश की स्थापना करता है और इसने पहली बार तैमूर वंश से बादशाह की पदवी पहली बार इसने धारण की। आइए जानते हैं बाबर के बारे में कि बाबर कौन था और यह मुगल वंश की स्थापना कैसे करता है। यह दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को इसने उससे पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा और उसे हराया और इसके बाद में यह मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। लेकिन यह मुगल नहीं था। एक बात ये याद रखना कि ये बाबर जो था वो मुगल नहीं था, ये तैमूर वंश से संबंधित था और यह दो वंशों से संबंधित था। ये चंगेज खां के वंश से और ये चंगेज खां के वंश से और ये तैमूर वंश से संबंधित था। इसकी माता जो थी वो चंगेज खान के वंश से संबंधित थी और जो इसका पिता था उमर शेख मिर्जा, यह तैमूर वंश से संबंधित था। इसलिए यह दो वंशों से संबंधित था बाबर। आइए जानते हैं कि बाबर के बारे में कि यह कैसे इसने मुगल वंश की स्थापना की और इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो यह साहसी तो था ही। 24 जनवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। 24 जनवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ये रूस का एक हिस्सा है तुर्किस्तान। रूस का एक हिस्सा है तुर्किस्तान जो 50,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसका पिता उमर शेख मिर्जा शासक था। तो इसकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो बहुत ही अच्छी या अच्छे लेवल की हुई थी। इसके बाद में इसका पिता खत्म हो गया तो इसके पास जिम्मेदारी आ गई शासन संभालने की, राज्य का शासन संभालने की इसके पास जिम्मेदारी आ गई। तो इसको केवल दो भाषाओं का ज्ञान था, तुर्की और फारसी। केवल दो भाषाओं का इसे ज्ञान था, बाकी इसे भाषा नहीं आती थी। लेकिन ये सिर्फ 12 वर्ष का अवस्था में इसने दोनों भाषाओं पे बहुत बड़ी कमांड कर ली थी। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था 1483 ईस्वी में। वह मुगल नहीं था किंतु वह तैमूर का वंशज चगताई तुर्क था। वह दो वंशों से संबंधित तो वह पिता से तैमूर वंश का तथा माता से चंगेज खान के वंश से संबंधित था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के एक छोटे से राज्य का शासक था जो अब रूसी तुर्किस्तान का करीब 50,000 वर्ग मील का एक छोटा सा सूबा है। सन 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में यह 12 वर्ष की अवस्था में ही वह फरगना की गद्दी पर बैठता है। कौन? बाबर फरगना की गद्दी पर बैठता है। इस समय उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। उसकी आरंभिक शिक्षा का प्रबंध निसंदेह बहुत अच्छा हुआ था, किंतु उसके बाद उसे विद्याध्ययन का अवसर ही नहीं मिला क्योंकि उस गद्दी संभालनी थी। वो गद्दी में लीन हो गया तो वो विद्याध्ययन कर नहीं पाया। लेकिन वह छोटी अवस्था में ही उसने तुर्की और फारसी भाषाओं का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह इन्हें बड़ी आसानी से लिख और बोल सकता था। तुर्की फारसी में वह आसानी से लिख सकता था और बोल भी सकता था। वह इन्हें बड़ी आसानी से लिख और बोल सकता था। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। पहला था पानीपत का युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध और चौथा था घाघरा का युद्ध। तो इसने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा और उसी से युद्ध में इसने तोप का प्रयोग किया था। तोप का प्रयोग ये उसी युद्ध में किया था। तो
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। तब वह बहुत ही कम सेना लेकर के इब्राहिम लोदी को हराया था, ये समझ लिए। लेकिन ये पहली बार तोप का प्रयोग इसने पानीपत के युद्ध में ही किया था। फिर दूसरा युद्ध इसने खानवा का युद्ध किया 16 मार्च 1527 ईस्वी में, और फिर चंदेरी का युद्ध किया 21 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय से। फिर घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में इसने महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो भाई था, बिहार में शासक कर रहा था, उसको इसने हराया। इसने 4 युद्ध लड़े, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और चारों साल में लड़ा, लगातार लड़ा, यानी ये चारों लगातार लड़ा। फिर बाबर का अंतिम समय जब निकट आया तो बाबर ने अपने जो सरदार थे, ठीक, उनको बुलाया अपने पास और हुमायूं को उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने को और राज्य प्रबंध करने को कहा कि आप उसको उत्तराधिकारी बना दीजिए और उसका कहा मानिए और हर चीज़ में उसका वो उत्तराधिकारी हो जाएगा, ठीक। तो हाँ, एक कहानी और है इसके बारे में कि यह हुमायूं इसी खानवा के युद्ध से ये बीमार हो गया था। तो ये जब बीमार हुआ तो ऐसा हुआ कि ये कहीं से ठीक नहीं हो रहा था। हुमायूं इसका बड़ा बेटा था और मानता भी था उसे। तो ऐसा हुआ कि ये ठीक नहीं हो रहा था, तभी इसने किया क्या, इसने किया कि भगवान से, खुदा से दुआ कर रहा था। चारों तरफ चारपाई के उसके घूमा हुमायूं के और कहा ले लिया, बस इतना कहा, ले लिया, बस 2-4 बार घूमा और वो कहा ले लिया। इसके बाद उसकी, हुमायूं की तबीयत ठीक होती गई और यह बीमार होता गया। हुमायूं तो ठीक हो गया, लेकिन ये उसी वक्त से अपना बीमार हो गया और कह भी रहा था कि हुमायूं को बचा ले, भले हमारी जान ले ले खुदा। तो कुछ इसका हुआ ऐसा कि इसकी मौत हुमायूं की नहीं हुई, लेकिन बाबर ने अपने ऊपर ले लिया और ये बीमार लगातार होता गया और हुमायूं ठीक होता गया। इस तरीके से ये कहानी प्रचलित है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा हुआ। बाबर का अंतिम समय निकट आया जानकर बाबर ने अपने सरदारों को पास बुलाया और उसने हुमायूं को उसके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने को और राज्य का प्रबंध करने में साथ देने को कहा। तब हुमायूं की और फिरा और उससे बोला, यानी हुमायूं की तरफ घूमा और उससे बोला, मैं तुम्हें, तुम्हारे भाइयों और अपने परिजनों को, ठीक, और सब प्रजा को खुदा को सौंपता हूं और तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। यानी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे भाइयों को और अपने परिजनों को और सब प्रजा को खुदा को सौंपता हूं और तुम्हारे ऊपर, यानी हुमायूं के ऊपर छोड़ता हूं, इनकी सबकी देख रेख के लिए छोड़ता हूं। 3 दिन बाद यह बादशाह 26 दिसंबर 1530 को संसार से अलविदा कह दिया। इतना कह करके वह 3 दिन बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को संसार से अलविदा कह दिया। पहले उसकी मृत्यु गुप्त रखी गई, पहले उसकी मृत्यु को छिपा कर रखा गया कि बाबर खत्म हो गया। उसको कुछ दिन तक नहीं बताया गया कि वो खत्म हो गया है, राज्य में नहीं बताया गया। फिर कुछ समय बाद एक भारतीय सरदार अराइस खान ने इस कार्य के अनुचित्य की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया और उसने सम्मति दी कि इस बात की घोषणा करके कि बादशाह दरवेश हो गया है और अपना राज्य अपने बड़े बेटे हुमायूं को दे दिया है, हुमायूं को सिंहासनासीन कर देना चाहिए। इस प्रकार 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं राजगद्दी पर बैठा, उसका सिंहासनासीन हुआ
दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाबर का मृत शरीर पहले यमुना किनारे जो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। फिर बाबर की इच्छा थी कि हम काबुल में दफनाए जाएं। उसने एक जगह चुन ली थी काबुल में कि हम यहाँ दफनाए जाएंगे। तो लेकिन बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल को ले जा करके हुमायूं ने उसको काबुल में ही दफनाया, जहाँ पर उसकी इच्छा थी वहाँ पर उसको दफनाया गया, जिसे उसने स्वयं इस कार्य के लिए चुना था। उसने इस कार्य के लिए चुना था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, जिसको तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने इसको लिखा है और 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने 1590 ईस्वी में इसका फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो इस तरीके से बाबर के बारे में आपने पढ़ा और जाना। और बाबर 4 युद्ध भारत में बड़े लड़े और इन्हीं युद्धों में एक ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। इस तरीके से ये ट्रिक है। तो पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया। और फिर खानवा का युद्ध राणा सांगा के बंदी लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के बारे में विरुद्ध लड़ा गया। इसके बाद में ये चंदेरी का युद्ध और इसके बाद में घाघरा के युद्ध महमूद लोदी के विरुद्ध लड़ा गया। तो इस तरीके से इसने 4 युद्ध लड़े और किस तरीके से इसने शासन भारत में आकर के मुगल की स्थापना की, मुगल वंश की, तो आपने पढ़ा। और यह 2 वंशों से संबंधित था। ये तैमूर से और चंगेज खान के वंश से, 2 वंशों से संबंधित था। तो आपने आज बाबर को जाना। अगले दिन हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर समझ आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।